देश की राजधानी दिल्ली से हर दिन आती तस्वीरें कई कहानियां कहती हैं। चमकती आंखें, मुस्कुराते चेहरे और बॉडी लैंग्वेज के भी अपने मायने हैं, जो देश के दिल मध्य प्रदेश की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत देकर जनता को मुखिया का इंतजार है। ये इंतजार इसलिए भी क्योंकि एक से बढ़कर एक दिग्गज सीएम की रेस में शामिल इस पद के प्रबल दावेदार हैं। प्रहलाद पटेल कुशल संगठक, सख्त प्रशासक की छवि, संगठन की गहरी समझ, पूर्वोत्तर में पैठ मजबूत की, मंत्री के रूप में सराहनीय कार्य, सत्ता संगठन का गहरा अनुभव। कैलाश विजयवर्गीय सत्ता संगठन में लोकप्रिय, केंद्रीय नेतृत्व के करीबी चेहरे, एमपी के चप्पे चप्पे से वाकिफ, सख्त प्रशासक, मालवा निमाड़ में रिकॉर्ड जीत, सियासत का हर फन मौला अंदाज। नरेंद्र सिंह तोमर सत्ता संगठन का लंबा अनुभव, मृदुभाषी शालीन छवि के नेता, केंद्रीय कृषि मंत्री के पद पर लोकप्रिय, कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय, वरिष्ठ कनिष्ठ को साधने की समझ, मजबूत फैसले लेने वाले नेता। शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय और निर्विवाद नेता, विनम्र और शालीन, प्रदेश की गहरी समझ, जनता से गहन रिश्ता, भाषण कला के धनी, आदर्श छवि के प्रतिनिधि। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति का लोकप्रिय चेहरा, ओजस्वी भाषण कला, केंद्रीय मंत्री के तौर पर छोड़ी छाप, राजमाता सिंधिया के पौत्र, चंबल मालवा में मजबूत पैठ, क्रिकेट और विरासत का चमकदार चेहरा। वीडी शर्मा चौथी पीढ़ी के संभावनाशील नेता, संगठन की गहरी समझ, चुनाव में सराहनीय प्रदर्शन, वरिष्ठ कनिष्ठ पीढ़ी से अच्छा तालमेल, जीत के बाद केंद्र की निगाह में चमके एबीवीपी के मजबूत नेटवर्क का समर्थन। इस फहरिस्त में कुछ और नाम हैं जो मजबूत दावेदारी रखते हैं। हालांकि बीजेपी की परिपाटी से इतर कोई भी नेता अपनी दावेदारी पेश नहीं करता। एक सुर में सभी दिग्गज कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व और संगठन सीएम फेस तय करेगा। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। ये मेरा काम नहीं है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय करेगा। इसी चेहरों को लेकर आपका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। आप सबका धन्यवाद। ये सब निर्णय करने का काम दिल्ली में बैठे हुए हमारे नेताओं का है, पर फिर भी हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी, विधायक दल की बैठक होगी, वहाँ पर नाम तय होगा और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड उस नाम पर मोहर लगाएगी। मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर सोमवार तक का इंतजार करना होगा। पर्यवेक्षकों के साथ रायशुमारी और विधायकों की बैठक के बाद कयासों अटकलों का दौर थम जाएगा और तस्वीरों के मायनों पर मुहर लग जाएगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, बम्पर जीत के बाद चेहरा चुनने में क्यों लग रहा है वक्त? सवाल नंबर 2, दिल्ली से लगातार आई तस्वीरों के क्या मायने? सवाल नंबर 3, दिग्गजों का रेस से इनकार, रणनीति या संगठन की सलाह? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है 45 घंटे और। जी हां, यकीनी तौर पर 45 घंटे के बाद आपके हमारे पास एक नाम होगा जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का मुखिया और उसका नेतृत्व करता मुख्यमंत्री होगा। और जाहिर है आपके पास प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का रिकॉर्ड है, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ने की चुनौतियां भी, क्योंकि जनता ने आपको 2018 की तरह अटका कर नहीं छोड़ा है। जनता ने कहा है कि हमने इस बार दिल खोल के वोट दिया है, अब ये आपका पक्ष है कि अब आप उसको भरपूर तरीके से वापस लौटाएं जनता को और मध्य प्रदेश को उस रास्ते पर ले जाएं जिस रास्ते पर उसे जाने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से एजुकेशन, हेल्थ, रोज़गार और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इस मुद्दे पर नाम है हमारे सामने और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आखिर इस बार नाम को लेकर पर्यवेक्षकों को भेजने और चूंकि ये माना गया कि चेहरा घोषित नहीं था इस चुनाव में, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसा हमने सवाल भी रखा। और इसी के साथ 2-3 और बड़े सवाल हैं
कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है इसके साथ। क्या वो एक कलेक्टिव लीडरशिप का मैसेज देना चाहती है? क्या मध्य प्रदेश से कुछ बड़े नेताओं को और कुछ बड़े ओहदों के साथ वो संगठन में या केंद्र में सरकार में उपयोग करना चाहती है? और क्या वो मध्य प्रदेश में अब एक ऐसी रोटेशनल पॉलिसी को लेकर भी आगे बढ़ना चाहती है कि जिससे ये ना कोई कह सके कि साहब मौका हमें नहीं मिला। लेकिन इसके अपने जोखिम भी हैं और अपनी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि राजनीति में जब कोई निरंतर अच्छा प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ता है तो कठिन होता है कि आप उस कैप्टन को पीछे करें जिसने शतक भी बनाया है और मैच भी जिताया है। तो कई सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ हैं उनसे मुलाकात करिए। मेरे साथ हैं सुनील शुक्ला, हमारे एडिटर हैं डिजिटल हेड के। बहुत स्वागत करता हूं सुनील जी आपका। सुनील जी हमारे साथ रहेंगे। मेरे साथ हैं मनोज सैनी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नमस्कार। वो हमारे साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे पार्टी के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन गोविंद मालू जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहली टिप्पणी सुनील जी, आपकी टिप्पणी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो फैसला लिया गया है और अब हमारे सामने 45 घंटे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि हर चेहरा ये कह रहा है वही कलेक्टिव लीडरशिप की बात कि मैं नहीं हूँ, मैं रेस में नहीं हूँ, पार्टी जो तय करेगी। यानी ये बात बहुत साफ है, बीजेपी काडर बेस पार्टी है, अनुशासन का एक बहुत गहरा प्रभाव वहाँ दिखता है। तमाम इन चीज़ों के पीछे की वजह क्या लगती है आपको? अशरफ जी, जैसा कि आपने कहा अभी कि कलेक्टिव लीडरशिप, और दूसरा हम देख रहे थे कि अभी कैलाश जी ने जो कहा कि एक इंटरनल डेमोक्रेसी, तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिससे इसके अपन कहते हैं कि भाई मध्य प्रदेश उसका गढ़ है। और जिस तरीके से उन्होंने एक चेहरा घोषित नहीं किया था और ये कहा कि भाई मोदी के मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, और एक जो कलेक्टिव लीडरशिप का जो उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया था, और मुझे लग रहा है कि पार्टी उसी दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। और जहां तक ये बात हो रही है, 45 घंटे ही बचे हैं और मुझे लगता है कि सब कुछ शरजीत तय किया जा चुका है। जो बार बार हम देख रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व, तो मुझे लगता है, और जब इतने सारे हम कहें, मैं उनको दावेदार तो नहीं कहूंगा, लेकिन जब इतने पार्टी के अंदर इतने काबिल चेहरे हों, इतने अनुभवी चेहरे हों, तो एक संतुलन बनाने की एक कोशिश मुझे लग रहा है कि एक पार्टी कर रही है। और मुझे लगता है कि सब कुछ तय है। और जो तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक आ रहे हैं, जो सोमवार सुबह यहाँ आ जाएंगे और शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है, और मुझे उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आ रहे हैं उसमें मनोहर लाल खट्टर और ख़ासतौर से जो के लक्ष्मण, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी के राष्ट्रीय मोर्चा के जो मुखिया भी हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक बता देंगे कि भाई केंद्रीय नेतृत्व में ने यह तय किया है। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि शायद हो सकता है कि वो बता दिया जाए, एक लाइन का प्रस्ताव तय हो। और जैसा कि एक परंपरा रही है कि बहुत अनुशासन के साथ भारतीय जनता पार्टी में कि कोई जो वरिष्ठतम जो है उसका वो समर्थन किया जाए और एक लाइन का प्रस्ताव आए, और उसके बाद एक सर्वसम्मति से यहाँ से सोमवार को हो जाए कि भाई मध्य प्रदेश में ये जो है नए अगले मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, और उसकी नींव तभी रख दी गई थी जब इन 3 दिग्गज नेताओं सहित 7 सांसदों को मध्य प्रदेश में चुनाव में उतारा गया, जिसमें से 2 अपनी विजय की तरफ नहीं बढ़ पाए, फग्गन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह। लेकिन बाकी इन नेताओं ने अपने को प्रूव किया और पार्टी ने भी तुरंत देर नहीं की। तो एक मॉडल पार्टी के दिमाग में कहीं सेट है। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि बीजेपी जो भी कुछ सोचती है नया, उसका प्रयोग वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं फिरोज सिद्दीकी साहब की एक रिएक्शन ज़रूर लेना चाहूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। फिरोज साहब, मसला फिर मैं कहूँगा कि आपकी पार्टी का नहीं है, लेकिन रुचि आपकी भी है और शुभकामनाएं भी आप दे ही रहे हैं निरंतर। फिर कुछ शब्द आपके। जी देखिए, ऐसा है कि ये मुख्यमंत्री का सवाल है। 7 दिन होने को हो गए पूरे और प्रदेश में मुख्यमंत्री का पता नहीं है। कोई अब लाडली बहना का जिक्र नहीं कर रहा। किसी विधायक को पूछ के देख लीजिए कि क्यों जीते, तो वो लाडली बहना छोड़ के सब बोल देगा वो, लेकिन लाडली बहना का कोई जिक्र नहीं कर रहा। और जिस तरीके से एक रस्सा कशी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी पहले क्या कह रही थी कि ये देर इसलिए हो रही है कि विधायक दल की बैठक बुलानी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, लोगों की बातचीत देखना है, लोगों से सलाह मशवरा रखना है। और अब आखिरी में आ गया कि एक लाइन का प्रस्ताव जो है भेजा जाएगा, या तो संघ की तरफ से चिट्ठी आ जाए
या ऊपर से आ जाए। तो ये जो ओहा पोहा की जो स्थिति है, और सवाल सब फिर वहीं घूम फिर के सबसे बड़ा है कि यदि शिवराज सिंह जी ने इस चुनाव को जिताया है तो फिर ओहा पोहा की स्थिति क्यों? सीधे शिवराज सिंह जी ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। जिसने लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाई उसका नाम छोड़ के बाकी सारे नाम आ रहे हैं, और सब कोई जा रहा है तो दरवाज़ा खोल रहा है, विधानसभा का दरवाज़ा खटखटा रहा है, ऐसा हो कि जैसे 4 दिन बाद उसका दरवाज़ा खुलेगा नहीं। कोई दिल्ली के चक्कर काट रहा है, कोई कहाँ काट रहा है। और शिवराज सिंह जी साफ कह चुके, पहले से ही हाईकमान को वो साफ कर चुके हैं कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। स्पष्ट एक लाइन की बात बोल दी उन्होंने। अब शिवराज सिंह जी के लिए कौन सा पद हो सकता है? या तो विधानसभा स्पीकर बन जाएं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते तो अब यही सवाल है ना कि उन्होंने अपनी बात तय कर दी कि विधायक दल की बैठक में भी जाने वाली है कांग्रेस। नहीं है जी, हम जो सवाल देखिए, हम विपक्षी दल है, तो विपक्षी दल जो है वो अपनी बात बिल्कुल खुल के कहेगा। भाई अनुशासन है पार्टी में, हम भी मानते, सब बात आप सब बढ़िया है, लेकिन शिवराज सिंह जी ने एक बात स्पष्ट कर दी, हाईकमान को साफ कह दिया कि मैं मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं जाऊंगा। और जब चुनाव से पहले भी वो कह रहे थे कि हम देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, तो अब समझ लीजिए कि क्या होने वाला है, ये वही जवाब दे सकते हैं। मजेदार बात ये भी है कि आपके यहाँ भी मंजर कुछ ऐसा ही है। कमलनाथ जी एक ऐसे लीडर रहे जिन्होंने बड़ी जाबाजी से ये लड़ाई लड़ी, भले ही परिणाम पक्ष में ना आए हों, लेकिन मजाल है कि कोई उनकी लीडरशिप पे सवाल खड़ा करे। जैसे बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी की बात होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कमलनाथ जी के लिए भी यही भावना है कि डटे रहिए, और खुद कमलनाथ जी भी शायद इसी भावना के साथ डटे हैं कि नहीं छोड़ूंगा, मध्य प्रदेश में डटा रहूंगा। तो ये लीडरशिप का भाव है, दोनों ही पार्टियों का अस्तित्व है। गोविंद जी मुस्कुरा रहे थे जब फिरोज सिद्दीकी साहब अपनी बात मन में उमड़ घुमड़ रहा होगा कुछ, तो उसको तुरंत कहिए सर, प्रतिक्रिया व्यक्त करिए अपनी। जी जी शरद जी, जिनके खुद के घर शीशे के हों वो पत्थरबाजी नहीं किया करते, और रस्सी जल गई लेकिन बट नहीं गया। अरे भाई, अपने यहाँ तो देख लो पहले। आप तो चुनाव में बहुत बुरी तरह परास्त हो गए, उसके बाद आप लीडर ऑफ अपोजिशन अभी तक तय नहीं कर पाए, और पहले कह रहे थे हमारा तो नेता तय है। देखिए, हमारे यहाँ एक खूबसूरत संगठन है, खूबसूरती है उसकी कार्य पद्धति की, और सब कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं, और कोई विलंब की बात नहीं है। सरकार है अभी, और यही सरकार फिर आएगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जीती है, सरकार का काम रुका नहीं है, और इसकी जो टाइम लिमिट है, मुझे लगता है कि 5 जनवरी तक नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाना चाहिए, उसके पहले हो जाएगी। इतने काहे जल्दी कर रहे हैं? अपने यहाँ देख लो पहले। हमारे यहाँ तो सब ठीक है, हमारे यहाँ कोई कह भी नहीं रहा है कि हम दावेदार हैं। हमारे यहाँ तो जो रायशुमारी के लिए आ गए हैं पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर, कांग्रेस का ये कहना तो ठीक है कि वहीं से एक लाइन का प्रस्ताव हो जाता, पर्यवेक्षक भेजना, ये सब करना, थोड़ी शीघ्रता तो हो सकती थी शायद। ये कांग्रेस का अपने हिसाब नजरिए से, शरद जी, कांग्रेस एक वंशवादी परिवारवादी पार्टी है, वो कोई लोकतांत्रिक पार्टी तो है नहीं। वहाँ तो जो तीनों पार्टनर हैं वो तय कर लेंगे। और मैंने पहले ही कहता था कि फ्रेंचाइजी की सीमा समाप्त हो रही है कमलनाथ जी की, और रिचार्ज डलवाते हैं या चले जाते हैं या उसको बंद करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जब कयास लगाते हैं तो वहाँ भी कयास लग रहे हैं कि कमलनाथ जी ने इस्तीफा दे दिया, फिर कोई खंडन करता है कि नहीं दिया, कोई कहेंगे लोकसभा तक रहेगा, वो कह रहे हैं मेरा मन नहीं लग रहा है। इसे देखिए, ये कई सारी चीज़ें मीडिया, राजनीतिक विश्लेषक और कई सारे चिंतक विचारक अपने अपने हिसाब से उसकी मीमांसा करते हैं, अपने अपने हिसाब से उसके गढ़ते हैं अलग अलग अर्थ। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ तो हमेशा ही बहुत ही सामान्य ढंग से इन बातों को लिया जाता है, और इतनी बड़ी ग्रैंड विक्ट्री के बाद, और उसके पहले भी हुई, उसके पहले भी 173 हम आए, फिर 143 आए, 165 आए, फिर कम हुए, फिर ज़्यादा हुए। तो हमें तो ये प्लस भी रहे 2003 कि हमारा में कार्यकर्ता कितना मजबूत कार्यकर्ता संगठन है, जिसमें सब कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। और देखिए, ये तो समय रहते सब आ जाएगा, इतनी काहे कोताही बरत रहे हैं, इतने काहे जल्दी मचा रहे हैं, हो जाएगा। लाडली बहना पर कुछ बोलने के लिए कह रहे हैं। और मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए जो हमने संकल्प पत्र दिया है, हम उसको पूरा करेंगे,
और लाडली बहना का ये जो योगदान तो हमारा रहा दस्तावेज गोविंद जी है, जीत में। ये ध्यान रखिए आप तो जी अरे आप लाडली बहना ये ध्यान बोलने का रखिए, मनाही दस्तावेज हो गई है हमारा बिल्कुल, संकल्प कोई पत्र है। लाडली बहना नहीं बोलेगा। जी लाडली नहीं, बहना ये सर सभी बोल रहे हैं, कोई आपने नहीं सब रहा बोल है। लिया, लाडली अभी बहना आज- नहीं बोले आप आप। तो देखिए आपकी आदत है, आपकी आदत है तोड़ मरोड़ अरे कर आप प्रस्तुत बोल दीजिए करना। ना सर, खत्म कैलाश कर जी का दीजिए, बयान वो सुन सुनना चाहते हैं। लीजिए अरे आप। आप बोल दीजिए ना लाडली बहना। उन्होंने ये कहा, अरे आप बोल दीजिए कि लाडली बहना उन्होंने होगा, ये धन्यवाद। कहा कि बहुत सारी चीजों में एक गुलदस्ते में एक फूल ये भी है, ऐसा नहीं कहा जी हाँ, कि जी कोई हाँ, जी, उसको बिल्कुल ठीक नकार रहा है, बिल्कुल ठीक और है, ये तो जनता एक्सप्रेशन जानती आपका है कि जी। किस चीज को गुलदस्ते उसको का प्रभाव पड़ा एक है। फूल कांग्रेस तो लाडली अपने बहना भी है, जीत का जो introspection करे कि वो गुलदस्ता क्यों है हारे। भारतीय जनता। और मनोज, इतनी लंबी मनोज हार जी, का जी, अनुमान यदि उन जी। उम्मीदवारों को नहीं था और इनको नहीं जी। था तो ईवीएम पे तो कम से कम ठीकरा फोड़ना छोड़े। देखिए यही सबसे अहम बात है कि आप जैसे ही लीडरशिप को लेकर थोड़ा सा वक्त लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर कहीं कोई बात है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस जीत के हीरो हैं, क्योंकि वो एक अलग अंदाज, मिजाज और लोगों के बीच में गहरी पैठ रखने वाले राजनेता हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जैसा गोविंद जी ने बड़ी खूबसूरती से, क्या एक्सप्रेशन है उनका कि गुलदस्ते का एक फूल, ये योजना भी है जिसका नाम लाडली बहना है। ये सारी चीज़ें खुलकर क्लियर हों, सामने आए सारी बातें कि आप किस तरह से अपनी इस जीत का आनंद उठाएं। और ये तब होगा जब सारे इस तरह की, अगर कुछ कहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं, लेकिन अगर वो हैं तो वो तुरंत दूर किए जाएं, जिससे पार्टी एकजुट हो, उस मैंडेट को जनता के हित में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो। मनोज जी बिल्कुल, देखिए 163 कमल का गुलदस्ता है शरद जी, तो यहाँ तो सभी एक एक कमल लेकर बैठे हैं और इसीलिए मुझे लग रहा है देरी हो रही है। जब बहुत ज़्यादा आपके पास एक बहुमत आ जाए तो फिर सोचने का विषय रहता है कि आपको टाइम है, आराम से आप कर सकते। आप अंदाजा कीजिए कि यदि 2018 जैसी स्थिति रही होती तो आज खबरें हम कुछ दूसरी कर रहे होते कि एक वहाँ चले गया, इसको उस होटल में पहुंचा दिया, इसको वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो मुझे लगता है बीजेपी ये समझ रही, लेकिन चिंता 2028 की है शरद जी, चिंता 2024 की है। और ये दिखाई भी दे रहा, अभी जो खबरें मेरे पास आ रही, ताज़ा खबर, कि अभी थोड़ी देर बाद फिर से तीनों वरिष्ठ नेता फिर बैठने वाले हैं, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और अमित शाह। और उसके बाद चूंकि कल छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों को पहुंचना है, राजस्थान में पहुंचना है और मध्य प्रदेश के लिए तो थोड़ा सा टाइम है, सोमवार को सुबह 11 बजे पर्यवेक्षक आने वाले। इससे पहले एक बार फिर चर्चा होने जा रही है, उस चर्चा के बाद तय होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, जैसा आपने भी कहा कि एक लाइन में तय हो जाएगा, लेकिन खबरें ऐसे आ रही खासकर मध्य प्रदेश को लेकर कि आज फिर एक बार पुनर्विचार किया जा रहा है और विचार के बाद देर रात तक तस्वीरें, आज ये उम्मीद की जा सकती है कि साफ हो जाएगी आखिर वो कौन सा चेहरा होगा। लेकिन लिफाफा खुलेगा तभी हम समझेंगे, क्योंकि कुछ नया भी हो सकता है, इससे इनकार करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। सुनील जी, किस तरह से आप देखते हैं जो हमारे पास नाम हैं, इनसे अलग हटकर भी हो जाए, पर्यवेक्षक आ रहे हैं तो एक अलग मसला है, लेकिन मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 230 सीटें हैं। अगर हम बात करें तो लोकसभा सीटें भले ही 28 बीजेपी के पास हों, लेकिन 29 कमल की माला का संकल्प वो ले रही है, तमाम चीज़ें हैं। तो आपको नेतृत्व में नए के साथ एक गंभीरता, प्रशासनिक अनुभव और ये तमाम राजनीतिक अनुभव और बड़े नेताओं को साथ लेकर चलने का मादा, ये सब आपको रखना होगा। निश्चित तौर पर शरद जी, जैसा मैं कहा कि अभी हमारे सहयोगी मनोज जी ने कहा कि वाकई में एक अब अगला लक्ष्य जो है 2024 और 2028, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि 29 की माला और शिवराज जी भी बार बार एक संदेश दे रहे हैं कि मैं भाई किसी दावेदारी की स्थिति में नहीं हूं, और वो दे रहे हैं कि मैं तो कर्मठ, तो पार्टी का जो अगला लक्ष्य है वो उसमें जुट गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो 29 की 29 सीटें जाके, और जिस तरीके से आपने कहा कि संभावित चेहरों की, तो निश्चित तौर पर एक संतुलन के साथ में एक 2024, जैसा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीत को उन्होंने कहा कि ये केंद्र में हैट्रिक का एक आधार इसने एक बना दिया है। तो निश्चित तौर पर जो कुछ भी मुझे लग रहा है कि जो समय लग रहा है या पार्टी जो कुछ भी ये समय ले रही है, तो उसमें पूरा है कि जो भी चेहरा या जो भी जो मंत्रिमंडल या सरकार के मुखिया के रूप में जो चेहरा आएगा वो बहुत ही संतुलन के साथ में और एक वो जो कि संगठन और पूरी इसकी प्रशासनिक क्षमता के साथ जो भी आएगा। तो जैसा हमने कहा कि पार्टी एक बीजेपी एक बड़े गुलदस्ते वाली बात हो रही थी, मालू जी ने भी कहा कि भाई एक गुलदस्ता तो सीटों का भी बहुत बड़ा गुलदस्ता है और नेताओं का भी बहुत बड़ा गुलदस्ता है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी डिसीजन होगा पार्टी एक बड़े पर्सपेक्टिव में सोचकर 2024 का फोकस के साथ में जो भी चेहरा होगा वो बहुत
बहुत संतुलन के साथ वाला होगा, संगठन के लिए भी और सरकार के प्रशासनिक क्षमता के लिहाज से भी। बिल्कुल ठीक है। और ये एक किस्म का प्रयोग भी है कि जहां अपने सबसे लोकप्रिय नेता को आगे रखकर भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में भी चुनाव लड़ रही है जहां उसके पास शिवराज सिंह चौहान या डॉक्टर रमन सिंह जैसे मजबूत चेहरे हैं, लेकिन फिर भी पार्टी ये मानती है कि अगर लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद कहीं कोई भी फैक्टर है, वो भले ही एंटी इनकम्बेंसी ना हो, किसी और तरह का फैक्टर हो, विद इन दी पार्टी कोई फैक्टर हो, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का चेहरा जो लोकप्रिय, निर्विवाद और सर्वमान्य है, उसको आगे रखकर मैदान में उतरा जाए। और नतीजे जाहिर तौर पर 3 राज्यों के नतीजे बताते हैं कि पार्टी एकदम सही सोच रही है। मनोज, एक छोटा कमेंट, वक्त बहुत कम है मेरे पास। बिल्कुल शरद जी, अब वक्त ज़्यादा नहीं है और मुझे लग रहा है कि आज रात को लगभग तय हो जाएगा जो भी होगा, उस गुलदस्ते से कौन बाहर आने वाला, कौन सा वो चेहरा होगा खुलासा। लेकिन ये मानकर चलिए कि वो एक लाइन की जो लिफाफा आने वाला है, तो लिफाफन के मजमून क्या है वो समझ आ रहा है जी। बिल्कुल आपने सही कहा, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जब तय कर लेते हैं कि अब ये लाइन है, ये स्ट्रैटेजी है, तो आप उसके साथ आगे बढ़ते हैं। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में एक अलग, मैं इसको फिर कहूँगा कि ये एक प्रयोग कर रही है बीजेपी, एक प्रयोग का मॉडल प्रस्तुत कर रही है, और ये मॉडल आगे जाकर अन्य राज्यों में भी आपको एग्जीक्यूशन के सरफेस पर नजर आ सकता है। क्योंकि बीजेपी अगर इतना सब कुछ कर रही है तो इसके पीछे, अगर आप ये माने कि इसके पीछे कहीं कोई और किस्म की पॉलिटिक्स है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी जो 50 साल सत्ता में आने का एक इरादा लेकर मैदान में डटी है, वो इन चीज़ों पर कि मनमुटाव, आपसी चीज़ें, अंदरूनी खींचतान, इसमें उलझती हुई दिखेगी। वो निश्चित तौर पर एक प्रयोगधर्मी मॉडल की तलाश कर रही है। तो क्या मध्य प्रदेश का ये मॉडल सक्सेसफुल होगा? और निश्चित तौर पर सक्सेसफुल होने की स्थिति में दूसरे राज्यों में इसकी पैठ होगी, कौन जानता है। भविष्य में आपको इस मॉडल का विस्तार अनेक राज्यों में देखने को मिले। बहुत शुक्रिया करता हूं मनोज जी आपका, बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत धन्यवाद फिरोज सिद्दीकी साहब, और बहुत शुक्रिया करूंगा गोविंद मालू जी का। अभी बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, आगे देखिए हमारा एक्सक्लूसिव बुलेटिन छत्तीसगढ़ का मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।